स्क्रिप्टिंग, कंटेंट, एडिट और थोड़ी बहुत हम प्रोडक्शन पे बात करेंगे कि प्रोडक्शन ये शूट वगैरह किस तरह करनी है और किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है। अगर हम उसकी सबसे पहले एक लाइन में बात करें तो कंटेंट इज़ द किंग, एंगेजमेंट इज़ द की। ये सोशल मीडिया की जो दुनिया है उसमें इस तरह की बात की जाती है कि कंटेंट इज़ द किंग। वाई कंटेंट इज़ द किंग? बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू कंटेंट। आप कोई वीडियो बना लें, कोई पिक्चर बना लें, कोई टेक्स्ट लगा दें, कोई छोटी सी एक लाइन भी लिख के लगाएंगे तो इट्स कॉल्ड कंटेंट। और विदाउट कंटेंट देयर इज़ नो सोशल मीडिया, देयर इज़ नो पोस्ट, देयर इज़ नथिंग। ठीक है। और एंगेजमेंट इज़ द क्वीन ऑफ सोशल मीडिया। वाई इज़ दैट? कि अगर आपने अच्छे से अच्छा कंटेंट लगाया एंड पीपल आर नॉट एंगेजिंग विद योर कंटेंट, देन योर कंटेंट इज़ स्टेल। आपके कंटेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर लोग ही उस पर इंगेज नहीं हो रहे या लोग ही उसको अच्छा या बुरा नहीं समझ रहे। अब व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट टू क्रिएट? अच्छा, कंटेंट में देखिए हमने बहुत सा दफ़ा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर इसके बारे में सुना है। ठीक है। मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर आप मेरे से पूछें कि ये पीडीएफ्स कहाँ जाती हैं, क्या पीडीएफ्स में आ गए, वाइट पेपर भी आ गया, प्रोडक्ट कंपैरिजन आ गया, ई बुक्स आ गए, ट्यूटोरियल्स आ गए, टेम्पलेट्स हो गए बहुत सारी चीज़ों के। जैसे हम टेम्पलेट्स बनाते हैं कोई पोस्ट के, वो करते हैं पिंटरेस्ट पे, क्योंकि पिंटरेस्ट पे चीज़ फ़ौरन सर्च इंजन में आ जाती है। तो यूट्यूब पे थंबनेल से पिक्चर उठ जाती है समटाइम्स से बहुत ज़्यादा। और बहुत सारी और बहुत अच्छा जो ऑप्टिमाइजेशन है गूगल के साथ वो है पिंटरेस्ट की। तो हम पिक्चर्स पिंटरेस्ट पे अपलोड करते हैं। पिंटरेस्ट पे काम करना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। आप अपने मुल्क में लेट सपोज अब आप काम कर रहे हैं डच में, या आप किसी और ज़बान में, स्पेनिश में काम कर रहे हैं, आपके मुल्क में कोई भी बंदा सर्च करता है गूगल पे तो यूजुअली पिंटरेस्ट का लिंक बहुत जल्दी ऊपर आता है। तो हमें इस तरह की छोटी छोटी सी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं उनको भी समझना है। तो हर तरह का फॉर्मेट होता है। ये सारे कंटेंट की कैटेगरीज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो या पिक्चर बना दी तो वही कंटेंट है। कंटेंट इज़ ऑल अबाउट सो मेनी थिंग्स। अब जैसे ई बुक है, बहुत सारी हमारी बुक्स होती हैं जिसको हम ई बुक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ई बुक में कन्वर्ट करके हम लगा देंगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो टेक्स्ट बेस होती हैं। लेट सपोज उस टेक्स्ट में से पूरी किताब में से 50,000 उसमें वर्ड्स हैं, ये 50,000 लाइन्स हैं, मगर उसमें से एक लाइन भी कोई बंदा सर्च करता है तो वो फ़ौरन उठ के आ जाती है आपकी बुक। आप देखें दुनिया में बहुत सारी कंपनीज कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, कोई चीज़ करती है ना, तो आप ये देखेंगे उनके हर जगह पे ब्लॉग्स लग रहे होते हैं, वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग लगा रहे होते हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि ताकि जब वो सर्च करे कोई बंदा तो उसको 50 लिंक्स जो आ रहे हो ना, अलग अलग वेबसाइट्स के आ रहे हो। सिर्फ हमारी वेबसाइट के 15 लिंक्स ना आ रहे हो उसको, हमारी वेबसाइट भी आ रही होगी, भले हमारी वेबसाइट नीचे भी आ रही हो, मगर हमारा ब्लॉग या हमारे बारे में रिलेटेड जो कंटेंट है वो उसको टॉप ऑफ द गूगल सर्च मिलना चाहिए। और ये भी बात आप लोगों को पता होगी कि जो पहले पेज पर होता है यूजुअली लोग सेकंड पेज पर गूगल के जाते नहीं हैं। 99% ऑडियंस फर्स्ट पेज पर ही आती है। तो हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा काम करना होता है जो फ़ौरन गूगल की सर्च में आए। इस वक्त जो जेन जी है, जो अभी अपकमिंग मिलेनियल्स हैं, वो मोस्टली इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे सर्च करते हैं गूगल से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर लोग मौजूद हैं ना, अब लोग उसी पे ही सब कुछ देखना चाहते हैं। अब जैसे एक तादाद है जो व्हाट्सएप पे स्टक है, जैसे ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जो बड़ी अलग से हम हमारे से इतनी रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल एक डिफरेंट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट है। ब्राज़ील में व्हाट्सएप का इतना यूज़ है कि अब वो पेमेंट गेटवे भी वहीं पे ही आ रहा है, व्हाट्सएप पे ही। चैनल्स भी अब आ गए हैं व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने देखा है, हर चीज़ व्हाट्सएप पे आ रही है। क्यों? क्योंकि लोग अब उस ऐप से निकलते ही नहीं है कि दूसरी ऐप पर जाएं, कि भाई अब मैं ये ऐप बंद करूं, फिर इसके बाद मैं गूगल पर जाऊं, फिर मैं गूगल पे जाके सर्च करूं, फिर मुझे रिजल्ट मिलेगा तो अब मैं वो जाके व्हाट्सएप पे दोबारा उसको चेक करूं। ठीक है। तो अब बहुत बड़ी तादाद दुनिया की इस तरह कर रही है कि वो एक वन विंडो एप्लीकेशन या वन विंडो आपको सोल्यूशन सारे देना चाहती है। जैसे वी चैट है चाइना में जो वी चैट है, लोग अब उसकी कॉपी कर रहे हैं कि हर चीज़ उसमें है। आपको कोई शॉपिंग करनी है वो भी वहाँ पर है, आपको पेमेंट करनी है तो उसका बार कोड भी और जो क्यूआर कोड है वो भी शॉप पे रखा हुआ होता है, आप वहीं से पेमेंट कर दें। हर चीज़ एक वन विंडो हो जाती है। और वैसे भी अब आप ये देखें दुनिया में, और आप अपना मोबाइल खोलें तो आपको नज़र आएगा 50 किस्म की एप्लीकेशंस। अब 50 किस्म की आपके पास एप्लीकेशंस हैं। आप कितनी एप्लीकेशंस आपने ऐसे डाउनलोड करके रखी हुई होती है कि इस पे मैंने देखना है, यार ये एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग लग रही है, ये मेरे काम की है, बट आप अभी भी खोल के देखेंगे तो आपने अभी तक वो एप्लीकेशन खोली तक नहीं होगी।
अब आता है ना मोबाइल में थोड़ा टाइम बाद ये आ जाता है अनयूज्ड एप्लीकेशंस। तो अनयूज्ड एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि आपने 6-6 महीने तक वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं की, 3-3 महीने तक हमने वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं की, क्योंकि हम 1-2 ऐप से निकल ही नहीं पाते। जो व्हाट्सएप पर हैं वो व्हाट्सएप पर है, जो फेसबुक पे स्टक है वो फेसबुक पे स्टक है। आप ये देखेगा उसमें फेसबुक में मैसेंजर भी आ गया है, वीडियो भी आ गई है, सब कुछ आ गया, इतना क्लस्टर हो गया है कि पीपल आर लीविंग फ्रॉम फेसबुक, यू नो दैट so many people are leaving Facebook and going to Instagram and other platform। मतलब leaving से मुराद ये कि वो अब प्लेटफॉर्म ओपन करते ही नहीं है, बिकॉज दे थिंक इट्स so much cluster now। क्या हर चीज़ आ रही है, फेक वीडियोज़ और फेक मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो इतना अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है फेसबुक का, तभी दैट्स वाई पीपल, और लोगों को थोड़ा सा सिंपल चाहिए होता है। टू मच क्लस्टर, टू मच इंफॉर्मेशन, टू मच डेटा, इट ड्राइव्स पीपल ऑफ, लोगों को अपने पास से भगा भी देता है। ये भी हमें चीज़ याद रखनी है जब हम अपने पेजेस पर काम करें, अपने प्लेटफॉर्म्स पर काम करें, या हम अपनी कोई एप्लीकेशन भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जितना सिंपल रखेंगे ना उतना लोग देखेंगे। सिंपल इज़ द न्यू ब्यूटी, ये अब कहा जाता है, और वाकई ऐसा है, क्योंकि जितनी दुनिया में चीज़ें आ गई हैं, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसमें जितना सिंपल तरीके से आप मैसेज देंगे, जितना रॉ देंगे और जितना बिलीवेबल रखेंगे, आप उसको ऑथेंटिक रखेंगे, उतना ज़्यादा लोग देखेंगे। अब इसमें कंटेंट पे हम बात कर रहे थे, तो कंटेंट में टेक्स्ट भी आ जाता है, रिसर्च भी आ जाती है, फिर एजुकेशनल आर्टिकल्स भी आते हैं। तो एजुकेशनल आर्टिकल्स क्या होते हैं कि आपकी कोई भी अच्छी चीज़ है, आपने कोई अच्छी वीडियो बनाई, ठीक है, आपने 2 मिनट की एक अच्छी वीडियो बना दी, अब वो वीडियो का आप क्या करें, उसका टेक्स्ट निकालें, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं वहाँ पे पोस्ट करें। तो कई दफ़ा लोग सर्च करते हैं, उसमें 2 लाइनें भी सर्च हो जाती है ना, तो आप उठकर आ जाते हैं और आपका बनाया हुआ मैसेज वो देख लेता है। हर कोई वीडियो की तरफ नहीं जाता है, बहुत सारे लोग जब रिसर्च करनी होती है, R&D करनी होती है, तो बहुत सारे लोग वीडियो की तरफ नहीं जाते, वो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को रीड आउट करना चाहते हैं और रीड करना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, ताकि वो कंपैरिजन्स भी कर सकें। इधर से टेक्स्ट खोला, एक और लिंक खोला, उस पर जाके देखा। आप लोग भी आई एम श्योर करते ही होंगे। तो इसलिए टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो उसका हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करें, उसकी स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट करें। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ट्विटर हो गया, जैसे दीगर प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब ट्विटर पे भी अलाउ है, आप लॉन्ग टर्म पोस्ट कर सकते हैं। पहले तो एक रिस्ट्रिक्शन थी 160 वर्ड्स की या पता नहीं कितने की। इसके अलावा अब विजुअली इन्फोग्राफिक्स और स्लाइड प्रेजेंटेशंस, आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फ्यूनरल सर्विसेज, बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। तो इस तरह की स्लाइड प्रेजेंटेशंस और इन्फोग्राफिक प्रेजेंटेशंस जब आप बना के लोगों को देंगे ना, तो वो थोड़ी सी अफेक्टिव लगती है, थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगती है और थोड़ी सी मैच्योर और थोड़ी सी प्रोफेशनल भी लगती है। तो लोग उस पर भी, उस तरह का कंटेंट भी लोग देखते हैं ऑन सोशल मीडिया। हम इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये ना रहे कि सिर्फ वीडियो फॉर्मेट ही हमने बनाना है। वीडियो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बट नॉट द ओनली पार्ट। ऑलराइट, फिर इसके बाद इंटरैक्टिव पोस्टें। इंटरैक्टिव में आपको जैसे मिसाल दी इन्होंने, क्विज पोस्ट टेस्ट की, तो इस तरह की आपने पोलिंग करनी है, क्विज लगा देने हैं। अब जैसे आप YouTube पे जाते हैं तो आपको नज़र आता है कम्युनिटी पोस्ट, कम्युनिटीज़ होती है ना, कि आपने वो टेक्स्ट लगा दिया, पिक्चर लगा दी। तो इस तरह के और भी बहुत सारे उस पर ऑप्शंस होते हैं। इवन अब स्टोरीज़ जो है ना, इंस्टाग्राम की हो गई, फेसबुक की हो गई, तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप कोई पोलिंग करना चाहें, कोई क्विज़ करना चाहें, तो वो उस तरह की चीज़ों से लोग आपसे बड़े कनेक्ट होते हैं, वो आपको इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है। अच्छा, इंगेजमेंट बढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? आपने ये पोस्ट लगाई, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज पीपल इंगेज्ड विद योर कॉन्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अ गुड इंगेजमेंट, विल गेट यू मोर इंगेजमेंट। फिर अब वीडियो में आ जाती है लाइव इवेंट, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, पॉडकास्ट और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये इस पर हम आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। कंटेंट मेकिंग ऑल प्लेटफॉर्म्स, ये ऑल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कंटेंट की कैटेगरीज़ हैं और कंटेंट की स्पेशलिटीज़ हैं कि किस तरह के कंटेंट हमने, जब कंटेंट की कैटेगरीज़ क्या है उसको मैं भी डिफ़ाइन करता हूँ। फिर इसके बाद हम स्पेशलिटीज़ पे बात करते हैं कि क्या आपने कंटेंट के अंदर करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्टैटिक पोस्ट जो पिक्चर्स वगैरह बनती हैं, जिसमें इंडिविजुअल बंदे की तस्वीर भी होती है, उसमें किसी तरह का टेक्स्ट भी होता है। इसके बाद आती हैं वीडियोस, फिर रील्स आ गई हैं, अब लाइव आ गए हैं, फिर लिंक्स आप अपनी वेबसाइट के, अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लोग शेयर करते हैं। फिर इसके बाद टेक्स्ट बेस्ड आ जाती है, जिसमें ट्विटर आ जाता है कि आपने ट्विटर पे किस तरह की टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट डालना है। अब कंटेंट स्पेशलिटी पे अगर हम बात करें, इट शुड बी शॉर्ट,
कि अगर आपके 30 सेकंड में मैसेज पूरा होता है तो 30 सेकंड से 1 सेकंड ऊपर नहीं जाना है आपने, ठीक है। आपके शॉर्ट्स, खूबसूरती, ब्यूटी इज़ एन ऑप्शनल थिंग, इज़ अ सेकेंडरी थिंग, बट शॉर्ट होना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। इंगेजिंग किस तरीके से कि किसी न किसी चीज़ों से वो कनेक्ट कर रहा हो, आपका जो व्यूअर है, आपकी जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर रही हो। फिर करंट अफेयर्स हैं। अब अभी आजकल माहौल चला हुआ है कि भाई सर्दी बहुत है, तो सर्दी बहुत है तो एक करंट अफेयर है आजकल के माहौल में, भाई अचानक से कहीं पे बर्फ़बारी शुरू हो गई मिसाल के तौर पर। जिन कंट्रीज़ में आप होते हैं, आई एम श्योर देयर इज़ सो मच स्नोफॉल, तो अब जब वहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो गई तो आपने फिर उससे मुताल्लिक कंटेंट बनाया तो इट विल बी ए करंट अफेयर, क्योंकि ख़बरों में भी चल रहा होगा कि भाई रोडों पे बर्फ़ बैठ गई है, ट्रैफिक फंस रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ फंस रही हैं। तो आपने अगर करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाई तो वो फ़ौरन जल्दी सर्च में भी आएगी, बहुत ज़्यादा आपको हिट्स भी अच्छे मिलेंगे और थोड़ी सी वायरल होने का चांस भी इसका अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट आ गई अथेंटिक एंड रिलेटेबल। एक तो ये कि सबसे पहले चीज़ कि आपकी कंटेंट में अथेंटिसिटी होनी चाहिए। जहाँ पे भी हो, आपसे पॉसिबल हो, आप उसका हवाला दें, उसकी आप रेफरेंस अगर ऐड कर सकते हो तो वो करें। ज़रूरी नहीं है वीडियो के अंदर करें। बहुत सारे लोग हमारे क्या करते हैं, वो इतने बड़े बड़े हवाले वीडियो के अंदर डाल देते हैं। नहीं डालना है आपने डिस्क्रिप्शन क्यों होती है आपकी, जो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब में डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है। आप ब्रैकेट के अंदर छोटा सा एक रेफरेंस पॉइंट डाल दें या लिंक डाल दें जिस वेबसाइट से आपने उठाया है, जो अथेंटिक वेबसाइट्स हैं या अथेंटिक बुक है, उसका रेफरेंस डाल दें। हमेशा यही करना है। वीडियो के अंदर कोशिश करें ना डालें, क्योंकि इसकी वजह है वीडियो में ना आपकी जितनी कम इन्फॉर्मेशन होगी ना और जितना सिंपल होगा उतना ब्यूटीफुल लगता है। और दूसरी चीज़ रिलेटेबल हो। अब मिसाल के तौर पर मसला आप लोग का है वहाँ पे टैक्सेस का, मैं बात करूँ भाई पानी नहीं आ रहा, पानी का मसला है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से प्रॉब्लम्स उसकी वो करूँगा तो लोग रिलेट नहीं करेंगे। तो रिलेटेबल कंटेंट होना ज़रूरी है। अगर मैं आपकी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ तो वो रिलेट होना चाहिए। हम आगे भी बात करेंगे कि किस तरह हम ऑडियंस को और किस तरह प्लान कर सकते हैं अपनी वीडियो को। इमोशनली कनेक्टेड होने चाहिए हम, ठीक है। इस तरह का कंटेंट बनाएं कि थोड़ा सा इमोशंस हो। किसी वीडियो में हम बहुत ज़्यादा उसको रुला दें, कहीं कोई माँ की याद दिला दें, जैसे इस तरह का इमोशंस होते हैं ना, लोगों के इमोशंस चढ़े हुए होते हैं, आपने बस उसको पिन करना होता है, सही जगह पे हिट करना होता है और लोग फिर इमोशन की बेसिस पर आपके कंटेंट से इंगेज भी करते हैं और फिर उसको शेयर भी करते हैं। फिर इसके बाद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल हो। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, पीपल आर गेटिंग मैच्योर्ड, ठीक है। मैं अगर पाकिस्तान की अगर बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, ये वो कंट्रीज़ हैं, आप कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इन्हें इंटरनेट काफ़ी लेट मिला है कंपेयर टू यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज़। तो आपकी जो ऑडियंस है वो मैच्योर हो चुकी है, उसको चाहिए कि एक वीडियो के अंदर मुझे अच्छा मैसेज भी देना है, ठीक है, मुझे रिलेटेबल कंटेंट भी चाहिए, मुझे थोड़ा सा ह्यूमर भी दे दो आप, ठीक है, और मुझे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मिल जाएं और मुझे एक अच्छा सा एक पैकेज मिले एक वीडियो के अंदर, ताकि मैं अगर वीडियो देख के एंड करूं तो आई शुड बी फील लाइक कि मैंने कहीं अच्छी जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया। क्योंकि लोग एजुकेट हो रहे हैं ना, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं नहीं यार कुछ अच्छा है, थोड़ी सी तफरी हो गई मगर कुछ दो बातें सीखने को भी तो मिले। तो कोशिश ये करनी है कि ऐसा कंटेंट बनाना है जो इन्फॉर्मेटिव हो और एजुकेशनल हो। इंटरैक्टिव एंड कम्युनिटी ड्रिवन। इंटरैक्टिव का मतलब ये है कि आपके कंटेंट में, जैसे मैंने कहा क्विज की बात है, कहीं आपने ऐसा सवाल छोड़ दिया लोगों के लिए कि बताएं भाई दुनिया में ये वाला मसला कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो आपने एंड में जाते हुए कोई सवाल छोड़ दिया, बीच में आपने सवाल छोड़ दिया, तो यूजुअली लोगों की एक वो होती है, तबीयत होती है, जिसको जवाब पता होगा ना वो रह ही नहीं सकता कमेंट में दिए बगैर। ये तय है, ये इंसान की एक तबीयत है। अगर उसको पता होगा ना कि इसका जवाब क्या है, और नहीं भी पता होता तो बहुत तादाद दे रही होती है, ठीक है, और जिसको पता होगा तो लाजमी दे रहा होगा। तो आपके कमेंट्स में जितनी ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस होंगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपकी ऑडियंस और आपकी जो व्यूअरशिप है वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम पे वर्क करती है। देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एल्गोरिदम को बताने की चीज़ें ही, उसके पॉइंट्स हैं कि जिससे आपकी वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेगा कि ठीक है भाई ये लोग इंगेज कर रहे हैं इसके कंटेंट के साथ, इसके कंटेंट के साथ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो लेट्स शो इट टू सम मोर पीपल, ठीक है। फिर इसके बाद विजुअली अपीलिंग होना चाहिए और मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो हाउ कैन यू वर्क ऑन सोशल मीडिया। सबसे पहले तो आपकी प्लानिंग
फिर ऑडियंस, फिर कंटेंट, फिर प्रोडक्शन, फिर एनालिटिक्स। दैट्स हाउ यू गो थ्रू योर सोशल मीडिया वर्क। सबसे पहले आपकी ऑडियंस कितनी इंपॉर्टेंट है, हमने इस पे बात की थी कि ऑडियंस के जो पॉइंट्स हैं वो जेंडर, एज, रीजन और इंटरेस्ट, ये 4 चीज़ें आपके ऑडियंस के हवाले से आपको पता होनी चाहिए कि भाई मैं किस जेंडर में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी ऑडियंस किस जेंडर की है, उसकी एज क्या है बेसिकली, और रीजन क्या है, और इंटरेस्ट उसके क्या क्या हैं। क्योंकि आपको वीडियोस में आप जब एनालिटिक्स पे जाते हैं तो आपको ये भी नज़र आ जाता है कि मोस्टली आपकी किन वीडियोस के साथ लोगों ने पिछले 2-4 साल में जब से आपने पेज बनाया इंटरेक्ट किया, तो आपको ये जब नज़र आ जाएगा कि हाँ मेरे इस तरह के कंटेंट में लोग ज़्यादा इंगेज होते हैं, तो दैट मीन्स कि उनका इंटरेस्ट इस तरह का है। फिर आपने उस कंटेंट पे काम करना है। फिर इसके बाद आपने, अब ऑडियंस आपको पता चल गई, फिर इसके बाद आप काम करेंगे रिसर्च योर टारगेट ऑडियंस, रिलेटेबल टू रियल लाइफ, शुड बी इंटरेस्टिंग, योर ऑडियंस गेट मैच्योर, नॉट एवरीबडी इज़ योर ऑडियंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी कंटेंट बनाएंगे, सोशल मीडिया की एक बड़ी अहम बात जो मैंने लर्न की है अपने एक्सपीरियंस से, ऐसा नहीं है कि कहीं लिखी भी है, आप बड़े स्पेसिफाई कंटेंट पे बात करें। आप जितना ज़्यादा ब्रॉड करेंगे ना अपने कंटेंट को, जितना ज़्यादा आप उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के, यार मैं ये भी बता देता हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ, ये बंदा आया है वीडियो देखने तो यार मैं 10 चीज़ें बता ही दूँ ना उसको, नहीं। आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे रहें और उसी पे वीडियो बनाएं बस। आप देखें सोशल मीडिया पे बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पे बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी और चीज़ पे बात करते हैं, सिर्फ गाड़ियों पे बात करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ टेक पे रहे ना, सिर्फ टेक की वीडियोस बनाते रहे। उन्होंने अपना जॉनरा ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया कि यार चलो अभी ये इशू आया है, अभी इलेक्शन आए मिसाल के तौर पर, तो इलेक्शन पे बात कर लेता हूँ भाई। जिसने सिर्फ अपने टॉपिक पे ही रहा वो ग्रो करता रहा ग्रेजुअली, क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस सेट है। आप उसको जब वो पॉलिटिक्स देखने के लिए कहीं और जाएगी, वो आपके पास नहीं आएगी, आपके पास वो टेक देखने आती है। तो डोंट शो देम एवरीथिंग, अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे रहें, अपनी चीज़ पे रहेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आप ग्रो भी करेंगे। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे काम या यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स जो बने ना मोस्टली, और जो फेमस हैं, वो लोग हैं जिन्होंने शौक से शुरू किया। जिन्होंने पैसों के लिए शुरू किया ना, वो आज तक ग्रो नहीं कर सके मोस्टली, ठीक है। तो जब आप अपने पैशन से काम करते हैं ना तो मनी फॉलोज यू। मुझे पैसे मिले या ना मिले मैं काम करूँगा। तो जो लोग इसके लिए काम करते हैं ना, उन्हें पैसे भी बहुत मिलते हैं, उनके पीछे ब्रांड्स भी बहुत भागते हैं और उन्हें ग्रोथ भी बड़ी अच्छी मिलती है। तो हमें ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड में रख के काम करना है। तो आपको ये प्लान करना ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस क्या है, उसकी बेसिस पे आपने कंटेंट डिज़ाइन करना है। फिर इसके बाद आ जाती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में 3 चीज़ें हैं, प्री प्रोडक्शन विच इज़ कंटेंट एंड प्लानिंग, प्रोडक्शन विच इज़ योर शूट एंड एवरीथिंग, एंड पोस्ट प्रोडक्शन इज़ योर एडिट एंड एवरीथिंग। एनालिटिक्स पे फिर जाना है कि वीडियो अपलोड हो गई, नाउ सी व्हाट इज़ द वीडियो इज़ डूइंग, ठीक है, हाउ इट्स परफॉर्मिंग, और किस तरह आपको उस पर बेहतर करने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, किन चीज़ों पे वो हिट कर रही है, नहीं कर रही। अब कंटेंट स्ट्रेटजी पे हम थोड़ी सी यूँ बात कर लेते हैं कि प्लान, मेक अ प्लान व्हाट यू वांट टू मेक। हमने अभी बात की कि भाई आपको क्या बनाना है, आपकी ऑडियंस पता होनी चाहिए आपको। फिर विच ऑडियंस आर यू गोइंग टू टारगेट, आप किस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए वो वीडियो बना रहे हैं। एक तो ये कि आपकी ऑडियंस क्या है, एक ये कि आप नई ऑडियंस कौन सी टारगेट करना चाहते हैं। कुछ तो आप अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाते हैं। ये तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर कोई मौजूद है, एक मेला लगा हुआ है, इसमें हमने नए लोगों को कैसे बुलाना है, नए दरवाज़ों पे कैसे जाना है। तो इसलिए हम टारगेट करते हैं कि भाई हमने इस स्पेसिफिक, लेट सपोज हमने लॉयर्स के लिए कुछ वीडियो बनानी है, फिर हम उन्हीं के लिए कंटेंट डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और फिर शूट करते हैं, फिर डालते हैं हम, ठीक है। फिर कंटेंट, देन मेक कंटेंट अकॉर्डिंग टू दैट, ओवरव्यू, वॉच द कैंपेन परफॉर्मेंस, मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ कंटेंट। अब ये जो आपका ओवरव्यू है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ओवरव्यू है। आप जब भी अपने फेसबुक के एनालिटिक्स में और इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स में या आप यूट्यूब के एनालिटिक्स में जाएंगे ना, तो ओवरव्यू आता है। ओवरव्यू आपको क्या बता देता है कि आपके किस तरह हर चीज़ का एक ओवरव्यू आपको पूरा दे देता है। एक एक चीज़ में आप स्पेसिफिक जाने से अगर आप थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं कि यार दैट्स टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर मी, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप ओवरव्यू में जाकर तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने आए, मिसाल के तौर पर नए फॉलोअर्स कितने आए, अच्छा आपकी इस वीडियो से कितने फॉलोअर्स आए, कितनी वीडियोस आपकी सही चल रही हैं। तो आपको पूरे पेज का ओवरव्यू दे देता है और वो आपके लिए हर थोड़े दिनों बाद देखना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें स्पेशल टिप्स अबाउट कॉन्टेंट, ठीक है। स्पेशल टिप्स क्या हैं, हमने कुछ पे इस पे बात भी की हुई है कि कंटेंट शुड बी स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्टिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट
कितनी देर करना है, कितने टाइम के लिए करना है, क्यों करना है, इस पे हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, बेनिफिट ऑफ स्क्रिप्टेड कंटेंट। दूसरा, फर्स्ट 10 सेकंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक इंगेजमेंट। शुरू के 10 सेकंड हमने उस दिन भी बात की थी, कल भी बात की थी कि 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स आपके शुरू के 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स आपके शुरू के 5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ऑल अबाउट 10 सेकंड्स, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कहीं पे 3 सेकंड के लिए ऑडियंस रुकती है, कहीं पे 5 सेकंड के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मैं 5 सेकंड भी ऑडियंस को रोक दूंगा, 10 सेकंड भी रोक दूंगा, दैट्स इट। अब ऑडियंस काफ़ी हद तक, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडियंस रुक जाती है, तो आपको शुरू के 10 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर स्टार्ट योर वीडियो विद स्टोरी। कोई भी इस तरह की कहानी से बात शुरू करें, कोई ऐसे फैक्ट से बात करें कि मिसाल के तौर पर कि अभी आपको पता है दुनिया में बर्फ़ के वो पहाड़ हैं वो टूट रहे हैं, बर्फ़ जो है वो पिघल रही है, कितनी बर्फ़ पिघल रही है। आपने इस तरह की कोई एक बात करके अगले बंदे को कोई आपने हुक कर दिया, फिर आप आगे अपनी बहुत सी बात कर सकते हैं कि देखिए पानी बचाना है, सेव वाटर और ये वो जो भी आपने इसके आगे बात करनी है। कंक्लूड योर कंटेंट शॉर्टली, कि आपने अपने कंटेंट को जल्दी कंक्लूड करना है, ज़्यादा लंबी नहीं करनी। बात चल रही थी इधर की, आप कहीं और चले गए, आपने अगर कोई इसी चीज़ पे लोगों को बात करनी है, मैसेज देना है, तो यू शुड बी कंक्लूड योर स्टोरी इन लाइक, अगर 2 मिनट में है तो 2 मिनट के अंदर आपने उसको पूरा करना है किसी भी सूरत में। ज़्यादा आपने इधर उधर नहीं जाना। आपको लग रहा है यार मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जब बंदा बोल रहा होता है ना तो समटाइम्स बंदा इतना फ्लो में चला जाता है उसको पता ही नहीं चलता मैंने 3 घंटे गुजार दिए। तो इसलिए स्क्रिप्ट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट जब इंगेजिंग बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग शेयर करेंगे। और मेंटेन क्यूरियोसिटी वाली जो मैंने पहले बात की थी कि स्टोरी जो टेलिंग है ना, जब भी आप कोई कहानी वगैरह बताते तो उसमें क्यूरियोसिटी और तजस्सुस वाली जो एक अंसर है ना, एक एज एन ह्यूमन बीइंग इंसान का, वो बड़ा आप उसको बड़ा स्पॉइल कर सकते हैं। यू हैव टू प्ले विद द पीपल, ठीक है। अब जितनी भी ये प्लेटफॉर्म्स है ना, मैं आपको सारी बातें और जो मैं थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर प्लेइंग विद यू। आप जितने भी अच्छे हों अपनी साइकी इम्प्लीमेंट नहीं करें, आप लोगों की साइकी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट और ढालें। कंटेंट आपका स्क्रिप्टेड क्यों होना चाहिए? योर कंटेंट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। जो हमने बात की कि इजी टू डाइजेस्ट किस हिसाब से होगा, जब आप स्क्रिप्टिंग करेंगे तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग एंड प्लानिंग अहेड, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट, तो आपको हमेशा ये रखना है कि यार एज एन एक्सपर्ट और मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल शो हूँ। ड्यूरेशन आपकी मेंटेन हो जाती है कि आपने 2 मिनट की बात करनी है तो 2 मिनट में ही रहेंगे। अगर आप स्क्रिप्ट नहीं होगी तो मैं आई एम श्योर आप 2.5-3 मिनट तक तो वैसे ही चले जाएंगे। सोशल मीडिया स्पेसिफिक टॉपिक पर रहकर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके 10 लाख फॉलोवर्स हों, आपके अगर 1 लाख अच्छे फॉलोवर्स हैं ना और आप उन्हीं को मेंटेन करके चलते हैं तो दैट वुड बी गुड इनफ। कंटेंट क्रिएटर्स की शेल्फ लाइफ है 2, 4, 5 साल की। 5 साल तक वो बड़ी ग्रोथ करते हैं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। कई सारे व्लॉग्स आप लोग देखते होंगे मशहूर लोगों के, पहले देखते थे अब नहीं होंगे, क्यों? शायद एक लिमिट तक वो अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट नहीं लाते, वो अपने कंटेंट में चेंजिंग नहीं लाते। वो वही क्या यार बिक रहा है माल, जब तक बिक रहा है खींच लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका माल बिक रहा है तो आपको उसके साथ साथ अपने आप को अपग्रेड भी करना है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, लोग मूव ऑन कर जाएंगे, आपसे अच्छा बंदा आ जाएगा और इंटरेस्टिंग बना रहा होगा। वो अच्छा नहीं भी बना रहा होगा, एटलीस्ट डिफरेंट बना रहा होगा ना, तब भी लोग चले जाएंगे, यार बोर हो जाएंगे वो एक चीज़ से। इसलिए सोशल मीडिया पे हमेशा डिफरेंट चीज़ें आपने करते रहना है। एक है 211 मिलियन व्यूज़ वाली, 21 करोड़ हो गए, और दूसरी है 24 मिलियन। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। ये वीडियो इतनी ज़्यादा क्यों चली, ये वीडियो थोड़ी सी कम क्यों चली? ये भी बहुत अच्छी चली, 2.5 करोड़ व्यूज़, इट्स रियली गुड। 2.5 करोड़ व्यूज़ आते नहीं हैं, आसान नहीं है, ठीक है। और अब जितना टाइम आगे बढ़ गया है, अब जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा वो मेटा और ये सब मैच्योर हो गए ना, तो अब ये ज़्यादा आपको व्यूअरशिप भी नहीं देते, ऑर्गेनिक रीच नहीं देते, बोलते भाई पैसे लगाओ। अब ये कि इतनी सारी चीज़ें हैं, अब हर कोई बैठा हुआ है। पहले तो इतना था नहीं, हम 6-7 साल पहले की बात करें तो इतना ज़्यादा लोग थोड़ी थे सोशल मीडिया पे। कितने लोगों के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, अब आए बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मैं बाहर कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। तो अब ये कंटेंट क्यों चला? ये इसका टॉपिक था बीवी के लिए शौहर की कुर्बानी। इसमें था एक वॉइस ओवर स्टोरी, तो ये इस वजह से ज़्यादा चली। वॉइस ओवर स्टोरी क्यों ज़्यादा चली? कि वॉइस ओवर में और एक खड़े होकर मुबल्लिग के किसी वाक़ये को बयान करने में, उसमें बड़ा फ़र्क है। वॉइस ओवर स्टोरीज इसलिए ज़्यादा चलती हैं कि अगला बंदा जो शेयर करता है ना, तो वो बोलता है यार मेरी टाइमलाइन पे किसी बंदे की पर्सनैलिटी नहीं है, कोई मैं किसी के साथ एसोसिएट नहीं हूँ, बस एक अच्छा मैसेज है, किसी की आवाज़ आ रही थी और मैंने शेयर कर दिया।
तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसकी वजह से ये वीडियो ज़्यादा चली। फिर इसके बाद इसमें था फैमिली से रिलेटेड था, और शुरू में क्यूरियोसिटी बहुत थी कि एक बंदा है, एक मजदूर है, वो 200 रुपये की दिहाड़ी के लिए ज़्यादा काम करने के लिए क्यों तैयार है भाई, क्यों 200 रुपये में ज़्यादा काम कर रहा है। तो एंड में पता चला कि वो अपनी बीवी के लिए कुर्बानी दे रहा था, अपनी बीवी बच्चों के लिए। तो एक ये वजह थी इसके चलने की। दूसरा था एक इमोशनल अप्रोच थी कि फैमिली के लिए वो मेहनत मजदूरी कर रहा है और तकलीफ़ उठा रहा है, खड्डा खोद रहा है। और तीसरा क्यूरियोसिटी की मैंने बात की कि स्टार्टिंग में हमने ये रिवील ही नहीं किया कि वो क्यों इतनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो इस वजह से ये वीडियो ज़्यादा चली। अब दूसरी ये वाली है, अगवा करने वाला गाड़ी छोड़कर भाग गया। अब अगवा करने वाला गाड़ी छोड़कर भाग गया, अगवा करने वाला जो डाकू है वो गाड़ी छोड़कर क्यों भागेगा, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट हो गया लोगों के लिए कि यार एक तो बच्चे अगवा हो रहे हैं, फिर एक अगवा करने वाला गाड़ी छोड़कर क्यों भागा। तो एंड में पता चलता है कि उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई उसकी। फिर इसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक था कि भाई आजकल बच्चे अगवा हो रहे हैं तो उससे बचने का तरीका बता दे, एंड में हदीस बता दी हमने, ठीक है। तो क्यों हुआ, ये जो क्यों है ना, ये जो क्यूरियोसिटी है कि क्यों हुआ, ये वीडियो खुलवाती भी है और रुकवाती भी है वीडियो पे। तो इस तरह की चीज़ें जब आप बनाते हैं तो आपके कंटेंट को इंगेजमेंट और व्यूज़ अच्छे मिलते हैं। मैं कुछ आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ कि मैं आपको उसके एक एक मिनट 2-2 मिनट थोड़े से दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि क्यों कैसे ये चल रही हैं वीडियोस।